हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के पाठ वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि साथियों ये वीडियो चाहे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठें या कंपटीशन के एग्ज़ाम में, ये दोनों के लिए बहुत पर्याप्त वीडियो है। यदि आप इसको देख लिए तो आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ इसी टॉपिक से आएगा इसमें, क्योंकि ये बनाने में बहुत टाइम लगा था साथियों। इसलिए आप लाइक करते रहें और कमेंट भी करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। पाठ 2 वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन्य जीवन क्या है? वन जीव जो कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण में रहते हैं तथा संरक्षण के प्रयासों द्वारा पेड़ पौधों जीव जंतुओं की प्रजातियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। हमारे लिए संरक्षण बहुत आवश्यक है। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए, फल सब्जियां औषधियां प्राप्त करने के लिए, लकड़ी प्राप्त करने के लिए, ये क्या है? ये वन्य जीव के अंतर्गत आता है। अब आगे क्या है? फ्लोरा क्या है? फ्लोरा एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ वनस्पति। फ्लोरा का मतलब वनस्पति है। इन्हें क्षेत्र, काल, वातावरण तथा जलवायु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। देसी वनस्पति, कृषि वनस्पति एवं घास वनस्पति। स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से नोट्स है। आप अगर पढ़ लेंगे तो आपकी दिमाग बढ़ जाएगा और आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए अब जो है हम इसका नेक्स्ट कराते हैं। अब फ्लोरा क्या है मैंने बता दिया हूँ, यानी वनस्पति, देसी वनस्पति, कृषि वनस्पति, घास वनस्पति। अब फौना क्या है? फौना, फौना का संबंध किसी क्षेत्र विशेष या वन में रहने वाले पशु पक्षियों से है। ये प्राणी जात कहलाते हैं, प्राणी जात कहलाते हैं। अब परितंत्र क्या है? किसी क्षेत्र के पादप, पादप माने पौधा, और जंतु अपने भौतिक पर्यावरण में एक दूसरे पर निर्भर व परस्पर जुड़े हुए होते हैं, पारितंत्र कहलाता है। इसमें किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी पेड़ पौधे जीव जंतु शामिल हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या है? आकृतिक वनस्पति का अर्थ प्राकृतिक वनस्पति। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आकृतिक यानी प्राकृतिक है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है प्राकृतिक में प्राकृतिक रूप से स्वयं उगने व पनपने वाले पादप समूह, घास, वन घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए यहाँ तक पूरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, पारितंत्र हो गया, वनस्पति यहाँ तक मैंने करा दिया था। चलिए इसका फिर मैं बता देता हूँ। यानी स्वयं उगने पनपने वाले पादप समूह, वन घास, भूमि आदि इसके प्रकार हैं प्राकृतिक वनस्पति के। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अस्थानिक पादप क्या है? प्राकृतिक वनस्पति जो कि विशुद्ध रूप से भारतीय हैं, इसे विदेशी वनस्पति प्रजातियां भी कहते हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान क्या है? यह ऐसा उद्यान व क्षेत्र होता है
जिसे किसी देश की प्रशासन व्यवस्था के द्वारा औपचारिक रूप से संरचित करा गया हो, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इनको सुरक्षित रखा जा सके। 1776 में टोबैगो में स्थित मुख्य पहाड़ी वन संरक्षित क्षेत्र विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे है वन्य जीवन अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ है अभय और अरण्य का अर्थ है सरकार। चलिए नेक्स्ट देखो, अभयारण्य का अर्थ होता है वन्य जीवन अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ है अभय और उसके बाद फिर रण का मतलब है सरकार तथा किसी संस्था द्वारा संरक्षित वन पशु पक्षी विहार को अभयारण्य कहते हैं। इनका उद्देश्य पशु पक्षी या वन संपदा को संरक्षित करना, उनका विकास करना तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनकी मदद लेना होता है। केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई जिनका उद्देश्य संकट में पड़ी प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना है। मार्च 2020 तक भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क, 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 86 कंजर्वेशन रिजर्व, 163 कम्युनिटी रिजर्व हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, जैव विविधता क्या है साथियों? जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का अर्थ है जीवन की विविधता एवं परिवर्तनशीलता, अर्थात जैव विविधता वह प्राकृतिक संसाधन है जिससे हमारे जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, यानी 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। कई बार एग्जाम पूछा गया है। अब लुप्त जातियां क्या हैं? यानी जो पशु पक्षी लुप्त हो जाते हैं उसी को कहते हैं। देखो, ए दिखाई न दे उसी को विलुप्त हो गए। ए वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिरवाली। अब आगे, सुभेद जातियां। ए वे जातियां हैं जिनकी संख्या घनी रही है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण यदि स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए यहाँ बता देता हूँ। सुभेद जातियाँ ए वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घनी रही है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली गई और इनकी संख्या घटती रही तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी आदि। चलिए साथियों इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब संकटग्रस्त जातियाँ क्या हैं? अब आगे देखिए, संकटग्रस्त जातियाँ क्या है? ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना मुश्किल है, जैसे इनकी संख्या कम हुई, यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना हो सके जैसे मुश्किल है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, संघाई आदि, यानी संगाई आदि, मगरमच्छ, हिरण, संगाई आदि। अब जैव विविधता क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। वन और वन्य जीवन और कृषि फसलों में जो इतनी विविधता पाई जाती है उसे जैव विविधता कहते हैं। अब भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कई कारक हैं, उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। नेक्स्ट देखो, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कई कारक, उनमें से
मुख्य इस प्रकार हैं। पहला क्या है, जंगली जानवर को मानना और अखेटक यानी मारना, अखेटक। अब इसका वन्य जीवों के आवास का विनाश करना, अगर विनाश हो जाए कहाँ रहेंगे वो लोग। नंबर 3, पर्यावरण प्रदूषण, सांस लेने में दिक्कत। उसका है विषाक्तीकरण, जंगलों के दावानल का प्रकोप। दावानल को मतलब आग लग जाए, जैसे जंगल में आग लग जाएगी तो पशु पक्षी क्या करेंगे, वहाँ से निकल कर भागना चालू कर देंगे। तो इसके बाद फिर जो है उनको संकट आ जाएगा, इसलिए उनका आवास नहीं रह पाता वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट। अब भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात क्या है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है। अब क्या आगे, भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल कोयल और जंगली चींटीदार उल्लू और मधुका, इन सिग्निस महुआ की जंगली किस्म और होबर्डिया हेप्टा न्यूरोन घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्व होते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि चील दिखाई नहीं देते थे, अब कभी कभार चील जो है आ जाते हैं, तो जो चीज़ नहीं दिखाई देती वो क्या कहते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट अब साथियों क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार उनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। IUCN को प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ कहते हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संगठन का उद्देश्य विश्व के पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए समाधान खोजने में सहायता करना तथा इसे लाल सूची या रेड डाटा भी कहा जाता है। 1964 में आयोजित विश्व भर में पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। नंबर 1 क्या है, सामान्य जातियां। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक, रोडेट्स इत्यादि। नंबर 2 संकट, रोडेट्स इत्यादि। संकटग्रस्त जातियां क्या हैं, ये वे जातियां जो लुप्त होने की कगार पर हैं तथा विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि यह सिलसिला जारी रहा तो इन जातियों का जीवित रहना मुश्किल है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संघाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अब सुभेद जातियां, ये वे जातियां हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
सुभेद जातियाँ यानी वुलनेरेबल जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। नंबर 4, दुर्लभ जातियाँ क्या है? दुर्लभ जातियाँ उन जातियों को कहा जाता है जिसमें सभी पेड़ पौधे व जीव जंतु को डाला गया है और यह धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। यदि इनको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। उदाहरण विशालकाय पांडा, जंगली बैक्ट्रियन ऊंट, चीता, कैलिफोर्निया कोरोर, फिलीपीन ईगल, काला सॉफ्टशेल कछुआ, माऊ की डॉल्फिन इत्यादि। इतने चीज़ हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे क्या है? नंबर 5, स्थानिक जातियाँ। स्थानिक जातियाँ क्या हैं? चलिए यहाँ देखिए। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। नंबर 6, लुप्त जातियाँ क्या है? लुप्त का अर्थ है वह जातियाँ जो समाप्त होने के कगार पर हैं। यह माना जाता है कि प्रजातियों का अंतिम शेष सदस्य मर चुका है। उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई। उदाहरण डोडो, यात्री कबूतर, कैरेबियन मानक, सील, एशियाई चीता, गुलाबी। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। हाँ, एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आदि। नेक्स्ट, भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण क्या है? वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करने के लिए उनका प्रबंध, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, आरक्षित वन। आरक्षित वन से तात्पर्य उन वनों से है जिनको कुछ सीमा तक संरक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले प्रयोग भारतीय वन अधिनियम में हुआ था। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2, रक्षित वन क्या है? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक चलो देखते हैं। देखिए, आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है,
आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। भारत का पहला आरक्षित वन कौन है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब नंबर 2, रक्षित वन क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रक्षित वन ए, देखिए रक्षित वन वन विभाग के अनुसार भारत के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा आवश्यक है। नंबर 3, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन क्या है? अवर्गीकृत वन उन वनों को कहा जाता है जिनका अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है कि उनको आरक्षित वन बनाया जाए या रक्षित वन। यह सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि हैं जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या हो जाएगा? आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र। स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों उसका। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों के रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन हैं तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में हैं। अब समुदाय और वन संरक्षण क्या है? इस बात को अब कई स्थानीय समुदायों ने भी मान लिया है कि संरक्षण से उनके जीवन व्यापन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। हिंदू धर्म और कई आदिवासी समुदायों में प्रकृति की पूजा की पुरानी परंपरा रही है। जंगलों में प्रवृत्त पेड़ों के झुरमुट इसी परंपरा की गवाही देते हैं। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट, अब साथियों पारितंत्र क्या है? पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी जीवधारी पेड़ पौधे और जीव जंतु सम्मिलित हैं। यह अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं, अर्थात सभी जीवित जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब इसमें आता है वनस्पति जात क्या है? किसी स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं, जैसे साल, सागौन, पंचमढ़ी आरक्षित क्षेत्र के उदाहरण हैं। चलिए अब आगे उपयोग और दोहन क्या है? संसाधनों का लगातार बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। प्रयोग करने से इनका ह्रास होने लगता है, जिसे संसाधनों का दोहन कहते हैं। प्राणी जात क्या है? किसी स्थान पर पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्राणी जात कहते हैं, जैसे हिरन, चीतल आरक्षित क्षेत्र के उदाहरण हैं। पौधों और प्राणियों की प्रमुख श्रेणियां क्या हैं? अब इसके बारे में साथियों हम चर्चा करेंगे। पहला क्या? समान श्रेणी। नंबर 2 संकटग्रस्त प्रजातियां, ग्रस्त, सुभेद, दुर्लभ प्रजाति, स्थानिक पादप, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानिक पादप। चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्मरणीय तथ्य क्या है? अब जो चीज़ पहले पढ़े उसी का शॉर्टकट तरीका में पढ़िए। अब
फ्लोरा लैटिन भाषा का शब्द है जिसका संबंध वनस्पति से है। वनस्पतियाँ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों या समय पर होने वाले सभी पौधों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है: देशी वनस्पति, कृषि वनस्पति एवं खरपतवार वनस्पति। भारत में लगभग 47,000 पादप प्रजातियां, लगभग 15,000 पुष्प प्रजातियां स्थानिक है। अब नेक्स्ट, फौना क्या है? फौना शब्द जो जीव जंतुओं के जीवन से संबंधित है, किसी क्षेत्र विशेष तथा काल विशेष में पाए जाने वाले, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों और जंतुओं को प्राणी जात कहा जाता है। भारत अपने प्राणी जात फौना में अति समृद्ध है। यहाँ 81,000 से अधिक प्राणी प्रजातियाँ हैं। यहाँ पक्षियों की 1200 से अधिक और मछलियों की 2500 से यानी 2,500 से अधिक 2500 से अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनस्पतियों के प्रकार और जलवायु दशाओं में भिन्नता के आधार पर ही भारत में पाए जाने वाले वनों को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी वन कितने प्रकार के होते हैं? वन 5 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आगे लिख देना, अगर आए साल्ट में कि पूछा वन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं वन। चलिए नेक्स्ट देखो, वन भारत में पाए जाने वाले वनों को 5 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 5 भाग। अब नंबर 1 क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों का विकास उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में हुआ है। यह 200 सेमी से अधिक औसत वार्षिक वर्षा एवं 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। ये बहुत सघन होते हैं। इससे साल भर हरियाली रहती है, यानी इसमें साल भर हरियाली रहती है। अब चलिए नेक्स्ट, वनस्पति प्रजातियाँ क्या है? रोजवुड, महोगनी, आर्किड्स एवं फर्न। चलिए यहाँ भी दिया हुआ है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन क्या है? इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। यह 70 से 200 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को 2 भागों में बांटा जाता है, आर्द्र एवं शुष्क। मुख्य वन क्या है? साल, सागौन, शीशम, आंवला, कुसुम, चंदन आदि इतने चीज़ होते हैं इसमें मुख्य वन में। और उसके बाद आगे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट नंबर, कटीले वन क्या है? कटीले वन, इन वनों पर पत्तियां नहीं होती हैं। कांटेदार झाड़ियों, कम ऊंचाई और लंबी घासों से युक्त वन हैं। ये वन 50 सेमी से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी वर्षा की मात्रा कम होती है इसमें। अब आगे क्या है? मुख्य वन क्या है? बबूल, खजूर, नीम, घास, खेजड़ी आदि। नंबर 1 पर्वतीय वन क्या? पर्वतीय वनों में बहुत सी भिन्नताएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। नंबर 1 पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों में बहुत सी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। पर्वतों की ऊंचाई में बदलाव के साथ साथ इन वनों में भी बदलाव देखने को मिलता है। यह 2 प्रकार के हैं, उत्तरी पर्वतीय वन, दक्षिणी पर्वतीय वन। अभिमुख्य वन ओक, चेस्टनट, देवदार, जूनिपर, सिनकोना, मैग्नोलिया इत्यादि। अब नंबर 2 मैंग्रोव वन। भारत में 6740 वर्ग किमी क्षेत्रों में यह वन स्थित है। ये सुंदर वन डेल्टा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं महानदी गोदावरी कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी पाए जाएंगे, ये पाए गए हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। विश्व की बेहतरीन वन्य जीवन परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत 1973 में हुई। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया और बाद में 1980, 1986 और 1991 में इसमें कुछ नए प्रावधान शामिल किए गए। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीवन विज्ञान का विषय ही नहीं है। भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की 79 जातियाँ, पक्षियों की 44 जातियाँ, सरीसृपों की 15 जातियाँ और जल स्थल चरों की 3 जातियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। नेक्स्ट, अब लगभग 15,000 पादप जातियों के लुप्त होने का खतरा बना हुआ है। टकसोल नामक रयासन जो कि हिमालयों से निकाला जाता है, विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली केसर औषधि है। निकोबारी मेगापोड एक संकटग्रस्त पक्षी प्रजाति है। एक अमेरिकी नागरिक का औसतन संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है। अब आगे क्या हो जाएगा साथियों, आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या हो जाएगा। अब भारत में प्रति व्यक्ति केवल 28 वृक्ष हैं, जबकि कनाडा में यह संख्या 89-53, रूस में 44-61, अमेरिका में 716 और चीन में 102 है। चलिए अब आगे स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों उसका। नेक्स्ट, चीन में 102 है। प्रत्येक 5 वर्ष में हमारा, चलो फिर से इसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति केवल 28 वृक्ष, जबकि कनाडा में यह संख्या 89-53, रूस में 44-61, अमेरिका में 716 और चीन में 102 है। प्रत्येक 5 वर्ष में हमारा पर्यावरण 1 सेल्सियस अधिक गर्म हो जाता है। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण साथियों, इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना आप पेड़ लगाएंगे उतना पर्यावरण सही रहेगा, उतना ही ऑक्सीजन रहेगी, उतना जो है जीवन पृथ्वी पर अच्छा संभव होता है। अब देखिए इसमें क्या है, एक प्रश्न दिया हुआ है, ये वीडियो हो पूरा। अब तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्लीज़ साथियों इस वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लेंगे तो यकीन मानिए कि जैसे परीक्षा में आप बैठेंगे ये देखते ही आप तुरंत कर ले जाएंगे और आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास साथ चलिए हम अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।